बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंडल के कवानीन के मुतालिक आज का जो कोर्स कंटेंट है हम उससे शुरू करेंगे। बग़ैर किसी पॉज लिए हम डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत के कवानीन या कवानीन बराए जनियात भी कहा जाता है, विरासत के कवानीन या कवानीन बराए जनियात पेश किए। इसमें दो लॉ उसने दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला एमसीक्यूज यहाँ पे याद रखें, हमारे सिलेबस के मुताबिक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया। मोनो हाइब्रिड से क्या मुराद है कि एक फर्क अगर ट्रेट्स में हो, जिस तरह सीड शेप या राउंड हो या रिंकल्ड हो, यानी एक फर्क के तहत होने वाले क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ, यानी दो जो है कंट्रास्टिंग पेयर्स जो हैं वो यूज हुए, यानी सीड की शेप राउंड भी है, साथ में कलर का फैक्टर आ गया येलो है। इसी तरह सीड की शेप रिंकल्ड भी है और कलर का फर्क आ गया ग्रीन है। जब दो फर्क एक ही क्रॉस में इकट्ठे आए, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एक ही क्रॉस में दो आ जाए, इसे डाई हाइब्रिड। इसी तरह अगर तीन आ जाएंगी ट्राई हाइब्रिड, इसी तरह टेट्रा पेंटा। जितनी भी ये ट्राई, उसके बाद टेट्रा पेंटा, 7 तक जितने भी क्रॉस हैं वो सारे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होते हैं। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन सेग्रीगेशन में नहीं, यहाँ पे हम एक एक का ही अमूमी तौर पे जिक्र करते हैं और हमारे सिलेबस में भी यही है। तो अभी तक हमने इन लॉ के इंट्रोडक्शन में होने वाले क्रॉस के एतबार से एमसीक्यूज देखा, क्योंकि यूएचएस ने कोर्स कंटेंट इस एतबार से दिया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो वो आपको पूछ सकता है किस किस लॉ में इनका इंप्लीमेंट होता है, इस वजह से ये एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मेंडल एक पादरी था। इस पादरी ने अपने मतलब जगह के ऊपर जो इसके पास थी गिरजाघर के अंदर, वहां पे मटर के पौधे उगाए, पी प्लांट उगाया और उस पर तजर्बात किए। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि पी प्लांट को ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी है, ये इजी टू कल्टीवेट है, इजी टू कट है और इसमें कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी अहम बात है, कंट्रास्ट कहते हैं क्या जी, अपोजिट को, पेयर कहते हैं जोड़े को, ट्रेट यानी ट्रेट्स का वो जोड़ा जो अपोजिट हो। अब मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई हुई है कि हमारे पास ट्रेट जो है वो सीड शेप है, लेकिन आगे उसके अंदर फिनोटाइप अलग अलग हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि फिनोटाइप जो है वो क्या हो सकती है, किसी चीज की फिजिकल अपीयरेंस हो सकती है। तो ये जो एक सीड कलर है ये क्या है, फिनोटाइप है। सीड शेप क्या है, फिनोटाइप। हम उस तफसील में दोबारा नहीं जाएंगे, बस आप सादा सा रखें कि शेप के अंदर एक आपके पास क्या है, राउंड है, एक रिंकल्ड है। जब ये अपोजिट आ गया पेयर, एक खास किस्म की फिजिकल अपीयरेंस का, ट्रेट का, तो इसे हम नाम देते हैं कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स। तो मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स इसके अंदर देखे थे, जिसका एक टेबल आपके पास बना हुआ है। इस टेबल में जितने लेफ्ट साइड पे हैं उसके ऊपर आपने हेडिंग दे लेनी है डोमिनेंट, और जितने राइट साइड पे हैं उस पे आपने हेडिंग दे लेनी है रिसेसिव। यानी जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाले हैं वो सारे डोमिनेंट हैं उस पेयर में, यानी जब भी क्रॉस होगा आपस में तो यही जाहिर होंगे F1 जनरेशन में। और जो हमारे पास राइट साइड पे हैं रिसेसिव हैं, ये अपने आप को छुपा लेंगे, ये F2 क्रॉस में तो जाहिर हो सकते हैं, F1 के अंदर नहीं हो सकते। इस टेबल के मुतालिक ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कंट्रास्टिंग पेयर तक बात हो गई, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड एक क्लियर होगी बात। एक और चीज हमें पता होना चाहिए, एक होता है ट्रू ब्रीड या प्योर ब्रीड। इसका क्या मतलब है, एक ऐसी नस्ल जब उसका क्रॉस करवाएं तो वो अपने जैसी नस्ल पैदा करे। मिसाल के तौर पे राउंड जो है वो हमेशा राउंड पैदा करे तो उसे कहते हैं ट्रू ब्रीड है। लेकिन अगर राउंड का क्रॉस करवाएं, सेल्फ क्रॉस करवाएं, तो अगली नस्ल में राउंड भी आ जाए, रिंकल्ड भी आ जाए, तो इसे कहेंगे ये ट्रू ब्रीड, या जो इसे प्योर ब्रीड कहते हैं ये नहीं है, ये हाइब्रिड है, ये रले वाला है, ये नस्ली नहीं है, ये रले वाला है। पंजाबी में बोले तो ट्रू ब्रीड या प्योर ब्रीड नस्ली को कहते हैं, प्योर नस्ल, और जो हमारे पास हाइब्रिड है वो रले वाला है जिसमें दो नस्लें मिली होंगी। ठीक होगी बात जी। तो यहाँ पे ट्रू ब्रीड या प्योर ब्रीड और हाइब्रिड के जिक्र आएंगे, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। हम
डायरेक्ट ही चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। इसमें मेंडल ने क्या किया, सीड शेप के लिहाज से पी फॉर पेरेंट जनरेशन ली, जिसमें एक सीड राउंड है जिसे कैपिटल आर अलील से जाहिर किया हमने, और एक रिंकल्ड है जिसे स्मॉल आर से किया। जैसा कि आपको पता है डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से जाहिर करते हैं और स्मॉल को हमेशा क्या हम कहते हैं, ये रिसेसिव है। उसके बाद अब जब भी एक जैसे अलील हों, जिस तरह दोनों कैपिटल हैं तो एक गैमीट बनेगा, इसी तरह ये दोनों स्मॉल हैं तो एक गैमीट बनेगा। गैमीट को हमेशा सर्कल से शो करते हैं। इन दोनों का आपस में क्रॉस हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कंडीशन आई जो सारे के सारे क्या थे, राउंड थे। इस जनरेशन को F1 कहा गया। नेक्स्ट स्टेप लिया मेंडल ने, F1 का F1 से क्रॉस करवाया। जब F1 का F1 से क्रॉस करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमारे पास क्या आया, दो क्योंकि मुख्तलिफ अलील हैं तो दो गैमीट दोनों से बने। जब इनका हमने क्रॉस करवा के नीचे जनरेशन F2 पैदा की तो एक कैपिटल आर, दो कैपिटल आर स्मॉल आर और एक स्मॉल आर कंडीशन आई। इनमें 3 राउंड थे, एक रिंकल था। इस वजह से इसकी फिनोटिपिक रेशो जो है, इधर P लिख लेते हैं, फिनोटिपिक रेशो जो है वो 3:1 यानी 3 राउंड 1 रिंकल्ड आया MCQ से। और इनकी जीनोटिपिक रेशो जो थी, क्योंकि एक क्या था, कैपिटल आर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, दोनों एक जैसे और डोमिनेंट, तो ये एक था। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर क्या था, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, ये 2 थे। और एक स्मॉल आर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ये भी एक था। तो जी फॉर जीनोटिपिक जो रेशो है वो 1:2:1 है। तो यहां तक आपके पास हमारे पास F2 जनरेशन आ गई। अब बुक में बना नहीं हुआ लेकिन उसने लिखा है मेंडल ने F3 जनरेशन भी ली। F2 का F2 से क्रॉस वो कैसे उसने करवाए उस तफसील में हम नहीं जाएंगे, उसका सिर्फ रिजल्ट डिस्कस करना है। अच्छा जी, F2 का F2 से क्रॉस हुआ, हमारे पास जो 4 इंडिविजुअल फर्ज कर लें पैदा हुए, उन 4 इंडिविजुअल्स को जरा मैं समझा दूं कि इनमें से 1/4 तो ऐसा है जिसको हमने क्रॉस में लिया ही नहीं। ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन थी, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें स्मॉल आर दोनों मौजूद थे। ये तो हमने उस क्रॉस में लिया ही नहीं ना। 3/4 मतलब जो राउंड हैं उन्हें हमने क्रॉस में लिया। इस वजह से बुक में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि इसको हमने शामिल ही नहीं किया क्रॉस में, जो F3 जनरेशन के लिए हमने सिर्फ राउंड वाले को किया। तो जब एक ये निकल गया 4 में से, तो बाकी कितने बचे, 3 बचे। इस वजह से उसने लिखा है तो 1/3 जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल आर और 2/3 जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आई। ये वैसे आपने एक दफा रीड कर लेना MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से आया कभी नहीं, लेकिन क्योंकि किताब में मौजूद है इस वजह से हमें इसे देखना पड़ेगा। F3 जनरेशन के रिजल्ट्स, ठीक है, स्टेटमेंट आ सकती है ना F3 जनरेशन में क्या क्या रिजल्ट आया, तो ये आपने मेंशन करना है। अच्छा जी, अब यहां तक हमारे पास जो है मेंडल के क्रॉस पूरे हुए। मेंडल ने अब इसका नतीजा निकालना था, इंटरप्रिटेशन निकालनी थी। तो मेंडल ने कहा कि कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं कि वो फैक्टर्स आपस में जुदा होते हैं और नई जनरेशन में आके अपने आप को जाहिर करते हैं। उस वक्त तक जीन की दरियाफ्त नहीं हुई थी। मेंडल ने इसे एलिमेंटन का नाम दिया, बाद में जॉनसन ने जीन का नाम दिया, और फिर इस लॉ की इंटरप्रिटेशन निकली। इस पूरे पैराग्राफ में जो आपका इंटरप्रिटेशन वाला है वही बातें जो मैं आपको बता चुका हूं। इन्होंने इंटरप्रिटेशन क्या निकाली कि हमारे पास एक इंडिविजुअल में 2 अलील होते हैं जो कि क्या होता है, मायोसिस के जरिए सेपरेट हो जाते हैं और हर गैमीट इनमें से एक अलील रिसीव करता है। और ये आगे गैमीट फार्मेशन से अगला जो स्टेप है यानी जाइगोट फार्मेशन, उसमें दोबारा आपस में कंबाइन हो सकते हैं। समझ आ गई बात कीजिए कि एक लॉ के मुताबिक इसमें सेग्रीगेशन कहते हैं अलहदगी को, कि अलीलिक जो जोड़ा है ये अलग-अलग होता है मायोसिस के जरिए, सोखा आपने याद करना है, और हर गैमीट एक रिसीव करता है जो आगे ड्यूरिंग जाइगोट फार्मेशन फिर से कंबाइन हो जाएगा। स्टेटमेंट एग्जैक्ट आ सकती है कि ये किसकी स्टेटमेंट है, तो आपने बताना जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट है। अच्छा, अब इसमें ना एक मसला आ गया मेंडल को। मसला ये आया कि हमारे पास राउंड सीड थे, एक प्योर ब्रीड था और एक हाइब्रिड था। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि प्योर ब्रीड कौन है और हाइब्रिड क्वीन है। हमने नस्ल चेक करने के लिए एक तरीकाकार बनाया जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन यूं लिखी हुई है कि हम किसी इंडिविजुअल की जीनोटाइप चेक करते हैं जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा हो, मतलब जो
राउंड राउंड हमें नजर आ रहे हैं ना डोमिनेंट फिनोटाइप वाले, हमने इनकी नस्ल, जीनोटाइप, एलीलिक कॉम्बिनेशन चेक करना है। अच्छा, चेक करने के लिए हमेशा जब क्रॉस करते हैं ना तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन से करते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। जब भी टेस्ट क्रॉस में हम क्रॉस करते हैं तो हमने जिसको चेक करना है उसका क्रॉस किससे करवाना है? होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन से। तो दो केस बुक वाले मैंने यहां पे दर्ज किए हैं। केस नंबर 1, हमारे पास कैपिटल आर वाला राउंड हमने लिया, स्मॉल आर के साथ जब किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर 100% राउंड पैदा हो गए। तो पता ये चला कि ये यहाँ पे जो राउंड यूज हुआ था ये प्योर या ट्रू ब्रीड जो है वो जनरेशन है। फिर हमने एक और राउंड लिया जिसका कैपिटल आर स्मॉल आर था, इसके कैपिटल आर स्मॉल आर हमारे पास गैमीट बने, इसका स्मॉल आर बना, तो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर यानी 50% राउंड और 50% रिंकल्ड बने। तो ये पता चला कि ये जो हमारे पास राउंड था ये एच फॉर हाइब्रिड था। तो इस तरह हम किसी ऐसे इंडिविजुअल की जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा हो उसकी जीनोटाइप को चेक कर सकते हैं। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक होगी बात जी? वैसे आ तो सकता है लेकिन ना होने के बराबर, इसमें बुक में डाटा नहीं है, जो बुक में नहीं है वो आएगा भी नहीं। ओके हो गया? तो आप लोगों को इसको जस्ट क्रैम करना है। एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे? कुछ स्टेटमेंट, ट्रू ब्रीड की डेफिनेशन, मोनो हाइब्रिड की डेफिनेशन, हाइब्रिड की डेफिनेशन। ओके हो गया? आपको कंट्रास्टिंग पेयर के बारे में पूछ सकता है, कौन सी डोमिनेंट है कौन सी रिसेसिव है, जो टेबल पे मार्क करवाई वो पूछ सकता है। एलिमेंटन किसने कहा था, किसने जीन की दरियाफ्त की, स्टेटमेंट एग्जैक्ट पूछ सकता है। F1 जनरेशन में क्या आया, F2 में क्या आया, F3 में, F को कहते क्या है फिलियल, P को पेरेंट कहते हैं। ये सारी जनरेशंस को आपने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ज़हन में रख लेना है, एग्जैक्ट इसकी लाइंस ही आती हैं 90%। ओके हो गया जी? अब इसके बाद हम दूसरी चीज की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है जी एक क्रॉस जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मैंने उसके सामने लिख दिया शेप प्लस कलर, यानी इसमें दो कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आ गई। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि अपनी मर्जी अपनी क्या करना, जीवन साथी चुनना और उसके साथ कॉम्बिनेशन बना लेना। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास एक ऐसा पेरेंट जनरेशन है जो कि राउंड भी है और येलो भी है। मैंने राउंड शेप बना के वाई का वर्ड लिखा येलो। इसी तरह हमारे पास एक ऐसा इंडिविजुअल है जो रिंकल्ड भी है और क्या है, ग्रीन भी है। दोनों का क्रॉस हुआ, F1 में वही रिजल्ट आया जो हम समझ रहे थे कि आना चाहिए, यानी राउंड येलो आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गई, ये F1 था। लेकिन जब मेंडल ने इस लॉ के अंदर जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहा था, F1 को F1 से क्रॉस करवाया तो टोटली अलग मामला आया। इसने F1 को F1 क्रॉस से करवाना चाहा तो इसके चार अलील बने एक टाइम पे, कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर का कैपिटल वाई, स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ। इसी तरह यहां पे भी ये चारों बन गए। अब इन्हें हम इस मेथड से कभी भी जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसके लिए एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, पुन्नट स्क्वायर जिसे कहते हैं, यूएचएस के सिलेबस में शामिल है। ये कब बनाया जाता है? जब कॉम्प्लेक्स क्रॉस हो। इसमें 16 खाने बनने, हमने अलील्स को लिखना है और आपस में ज़रब देनी है, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, रिजल्ट्स आ जाएंगे। मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने लिख दिया आपके सामने। सिर्फ एक चीज बतानी है, इस कंडीशन में जो राउंड येलो आए पूरे कॉम्बिनेशन में वो 9 थे, जो राउंड ग्रीन थे वो 3 थे, जो रिंकल येलो थे वो 3 थे, जो रिंकल ग्रीन थे वो क्या था? 1 था। अब परेशानी ये है कि हमने जो क्रॉस में पेरेंट दिए थे वो या तो राउंड येलो थे या रिंकल ग्रीन थे। ये जो हमारे पास चीजें आ गई हैं, ये जो दो कॉम्बिनेशन आ गए, ये बिल्कुल न्यू आए हैं। यानी हमने जो पाबंदी लगाई थी कि फलां अलील को फलां के साथ रहना है, वो पाबंदी फॉलो नहीं हुई। इसमें हुआ पता क्या है कि नए कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बन के हमारे पास आ गए। तो अब यहां पे जरा देखिएगा आप लोग कि ये कॉम्बिनेशन जो है इनकी फिनोटिपिक रेशो क्या है? 9:3:3:1। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। जीनोटिपिक रेशो नहीं है बुक में, आपने याद रखनी है 1:2:1। इस तरह अगर आप करने लगे कभी भी याद नहीं होगी। आपने देसी तरीके से कोई गुस्सा करे ना टीचर, करने देना है, आपने याद करना है 12:12:42:12:1। ठीक है जी, ये निस्बत को या रेशो को छोड़ दें, 12:12:42:12:1। इस तरह से ये आपको पूरे की पूरी इसकी जीनोटिपिक रेशो जो है वो याद आ जाएगी। 9 कॉम्बिनेशन है इसके मुताबिक। ओके हो गया जी, ये याद रख लेना 12:12:42:12:1। अच्छा, अब इस के मुताबिक मेंडल ने
क्या नतीजा निकाला? वो कहता है कि को एग्जिस्टिंग अगर अलील्स हों कंट्रास्टिंग पेयर्स के, तो वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी कम्बिनेशन बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है, ये एबिलिटी टू या अक्रंस ऑफ ए चांस इज कॉल्ड क्या जी? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी है कि एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन बना सकता है, यानी राउंड येलो के साथ भी जा सकता है, ग्रीन के साथ भी जा सकता है, रिंकल्ड भी येलो के साथ भी जा सकता है, ग्रीन के साथ भी जा सकता है। तो ये बहुत आसान, जस्ट रीडिंग टेबल पुनेट स्क्वायर की वैल्यूज को याद रखना है, जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो को याद रखना है, इसी में से एमसीक्यूज आएगा। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन एमसीक्यूज है। आगे जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट रूल, ये एमसीक्यूज के लिए कैसे आएगा? प्रोडक्ट रूल में वो कहता है कि इनकी जो इंडिविजुअल रेशो है, अगर इस इंडिविजुअल रेशो को हम आपस में क्या करें, ज़रब करें ना, तो हमारे पास कंबाइंड रेशो निकल आती है। मिसाल के तौर पे राउंड राउंड रिंकल्ड रिंकल्ड, येलो ग्रीन, इनको आपस में ज़रब दें तो 3/4 3/4 9/16 आ जाएगा, वही 16 में से 9। इसी तरह 3/4 1/4 3/16 3/16 और 1/16, अल्टीमेटली हमारे पास 9:3:3:1, यानी जो कंबाइंड क्रॉस में आती है वो इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज को ज़रब दे के भी आ सकती है। इसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट रूल का। यहां तक मसला मसाइल आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब एक अगली बात वो कहता है, जब ये प्रोडक्ट रूल वाला टेबल खत्म होता है नीचे, कि मेंडल का लॉ तब अप्लाई होता है जब अलील्स आपस में लिंक्ड ना हो। बाकी इसका एक एंड पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि एल्बिनिज्म एक बीमारी है जिसमें सारा पिगमेंट जो है वो उड़ जाता है, मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, जो है वो बंदा चिट्टा चिट्टा अपीयर होता है। अच्छा, अब इस कंडीशन के अंदर वो कहता है एल्बिनिज्म एक रिसेसिव ट्रेट है और एल्बिनो ना होना, नॉर्मल होना एक डोमिनेंट ट्रेट है। दो नॉर्मल पेरेंट हैं लेकिन उनका एक बच्चा जो है वो क्या पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया जी एल्बिनो। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगला बच्चा भी उनका जो है वो एल्बिनो हो सकता है? तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन की कि जब दोनों पेरेंट नॉर्मल है ना और बच्चा एल्बिनो है, प्रीवियस हिस्ट्री मिली, तो डेफिनेटली ये क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के हामिल हैं। तो मैंने उसी हिसाब से कैपिटल आर स्मॉल आर लिख लिया ताकि आपको वो समझ आ जाए। मैंने वैसे तो इसका कैपिटल ए स्मॉल ए है जब आएगा, लेकिन क्योंकि आपको आर आर की आदत है इस वजह से मैंने लिख दिया। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जब इनका क्रॉस होगा तो आप देख सकते हैं कि 3% मतलब 3 इसमें जो जनरेशन है वो नॉन एल्बिनो हो सकती हैं और एक क्या है वो हो सकती है एल्बिनो। पता ये चला कि 75% चांस है कि एल्बिनो नहीं होगा, 25% चांस है कि एल्बिनो हो सकता है, तो आपने 25% का आंसर लगाना है। इसी तरह की स्टेटमेंट मैं 1 से 2 आपको पेपर में दूंगा, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद से क्रिएट करके कि ये कंडीशन हो तो क्या हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक इन चीजों की समझ आई होगी। मेंडल के लॉ में से कोई रॉकेट साइंस नहीं आती, एग्जैक्ट एक एक लफ्ज याद होना चाहिए। याद रखिएगा, बायो के एंटी टेस्ट में 80 एमसीक्यूज, 80 एमसीक्यूज में अगर मेरा बच्चा आपने 76 ठीक करने तो आपको सिर्फ और सिर्फ किताब की एक एक लाइन याद होनी चाहिए। जो ऊपर वाले 4 हैं उसकी स्टेटमेंट को घुमाया हुआ होता है, तो उन 4 के लिए अपने 76 की कुर्बानी नहीं देनी आपने। आखिरी चीज आज की है कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। ये क्या होती है? वेरिंग मतलब बदलने वाली ट्रेट, नस्ल। अच्छा, कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट में उसने पहली लाइन लिखी है कि जीनोटाइप एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके फिनोटाइप प्रोड्यूस करती है। फिनोटाइप 2 तरह की हो सकती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है? ये क्या होती है, ज्यादा मतलब आंखों को नजर आ रही है, और क्वांटिटेटिव क्या है, गिनने वाली है, मतलब जिसमें हम कहते हैं कि इतनी क्वांटिटी है इन रंगों की, और क्वालिटी क्या होती है, ये रंग मौजूद हैं। समझ आई बात की? अब याद रखिएगा, यहां पे हम गिनने नहीं बैठ जाएंगे, हमें ज्यादा नजर क्या आ रही है, ज्यादा स्ट्राइकिंग इसमें क्या है, क्वालिटेटिव है, जो हमें जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है। वो जो ऑब्जर्वेशन थी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, उसे इधर से कंफ्यूज नहीं कर देना कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेहतर थी। ये भाई बात हो रही है फिनोटाइप की, ये अलग चीज है। क्वालिटेटिव मोर स्ट्राइकिंग है क्वांटिटेटिव की निस्बत। अब ये जो क्वालिटेटिव है इसकी 2 टाइप्स है, कॉन्टिन्यूस है। जिस तरह इंसान का कलर, एक बहुत ज्यादा काले से लेके बहुत ज्यादा सफेद तक हर रंग पे इंसान मौजूद है। दूसरा आ सकता है इंसानी हाइट, मेरे जैसे कद के लोग से लेके हमाद साहब तक हर कद के अंदर जो है आपको वेरिएशन नजर आएगी। ठीक होगी बात जी? ठीक है, सजाद साहब के हुस्न से लेके जो कम हुस्न वाले लोग हैं, स्टैंडर्ड सजाद साहब का रख लें एंड पे है, और जो कम हुस्न वाले वो क्या है, वो कम लोग हैं, तो वो हर हुस्न पे कुछ ना कुछ, मेरे जैसे भी बेचारे जो हैं वकास साहब जैसे भी दरमियान में एडजस्ट हुए होंगे। तो ये जनाबे वाला कॉन्टिन्यूस जो है वेरिएशन है। और डिसकॉन्टिन्यूस क्या है?
मिसाल मैं फिर सजाद साहब से लूँगा, सजाद साहब हुस्न की इंतहा पे हैं और मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो इसे कहते हैं या तो है या नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूस। मिसाल के तौर पे कुछ ज़ुबान को रोल कर सकते हैं, रोलर्स हैं, और कुछ नहीं कर सकते, बात ख़त्म हो गई। यानी दरमियान में कुछ नहीं है या नहीं है, आर या पार, इसे क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूस। अब अगला कॉन्सेप्ट इसमें इस पैराग्राफ के बाद जो लिखा हुआ है कि एक ट्रेट को कई जीन्स मिलके जो है वो हमेशा जो है वो क्या करते हैं? एनकोड करते हैं। ऐसी ट्रेट को पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं और ऐसे जीन्स को पॉलीजीन्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है तो अजीब, लेकिन याद रखने के लिए कि प्लियोट्रॉपी क्या था? एक खामन तीन बीवियां, यानी एक जीन कई ट्रेट्स को क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे पॉलीजीन में याद रखना है एक औरत चार खामन, तीन खामन। क्या मकसद है? कि कई खामन मिलके एक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मामला ये हुआ कि हमारे पास एक खास किस्म की ट्रेट है जिसको कई जीन्स मिलके एनकोड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इधर मैंने एक जो है मिसाल दी है कि हमारे पास व्हीट ग्रेन कलर की जो है वो 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, यानी टोटल 6 जीन्स जो हैं कंट्रोल कर रहे हैं। ह्यूमन स्किन कलर को 3 से 6 जो जोड़े हैं, इधर पेयर्स की बात हुई है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें ये जो व्हीट कलर के आपको वो दिए हुए हैं ना क्रॉस के, ये कलर आ सकता है, वो आपको एमसीक्यूज में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक नजर आपने कॉम्बिनेशन देख लेना है कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। बिल्कुल दोनों एंड पे जो इंतहा है वो देख लेना है, बाकी कॉम्बिनेशन आपको नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्योंकि सिलेबस का हिस्सा एक दफा रीड आउट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अगले पेज पे फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम एक ग्राफ है जिसमें उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जिक्र किया है। ये ग्राफ बेसिकली कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस को शो करता है। दोनों इकसाम के ग्राफ विद बेल और वो कद वाली ये चीज़ें बताई हैं, अच्छी तरह से आपने देख लेना है। इनमें से कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज नहीं बनेगा, एग्जैक्ट आपको कॉपी पेस्ट मार के दिया जाएगा कि बताएं ये क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो लाजमी तौर पर इन्हें देखना है। जेनेटिक्स का ये हमारा कुल मिला के आज जो लेक्चर था ये दूसरा था। दूसरे लेक्चर तक आपका ये पोर्शन हुआ। अब तीसरे लेक्चर में थोड़ा सा पोर्शन जो हमारा रहता है जिसमें जीन लिंकेज है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर के बाद फ्रीक्वेंसी जो हम करते हैं रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन वो है, और जो जीन लिंकेज इन ह्यूमन सेक्स लिंकेज जो है बेसिकली जिसमें डिजीजेस हैं उनको बयान करेंगे। और इसके साथ हमारा ये 3 लेक्चर का काम पूरा होगा जिसका हम टेस्ट लेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह निगहबान।